रेडियो धूम 89.6 पर आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ, प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, हम बता दें, इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे अपने शहर के लोकप्रिय व्यक्तित्व से, क्योंकि ये है रेडियो धूम रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन, आवाज़ हमारी। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो एक उम्दा कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, और उनकी यही सादगी और स्वभाव उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है। यही वजह है कि आपका केवल रायगढ़ और छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि पूरा देश फैन है। और आप सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय हैं, आपके काफ़ी चर्चे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध लोक गायक, जसगीत एवं भजन सम्राट दिलीप षडंगी जी की। और आप प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दिलीप जी, रेडियो धूम 89.6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दिलीप जी, आपको रेडियो धूम 89.6 के माध्यम से हमारा पूरा रायगढ़ शहर, पूरा रायगढ़ ज़िला सुन रहा है, और ऐप के माध्यम से पूरा देश और बल्कि विदेश के भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, और वो सभी आपको सुन रहे हैं। तो हमारे सभी श्रोता और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपके फैमिली में कौन कौन है और क्या आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है? पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ये बात है कि परिवार ही कलाकार को आगे बढ़ाते हैं। तो धर्म पत्नी एक है, इकलौती और जुड़वा बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक लड़का है, आप बहुत सारे अभी एल्बम में आप देखते होंगे, उसने अभिनय भी किया और अच्छा ठीक गा रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। सागर। और दोनों बेटियों का नाम डॉक्टर शिवानी षडंगी, डॉक्टर शावनी षडंगी, और एक कलकत्ता में है, एक नागपुर मेडिकल कॉलेज में है। और सागर षडंगी जो डेटा साइंटिस्ट हैं, सुपुत्र, वो हैं हैदराबाद में। जी जी। तो सभी परिवार के सदस्य हम सुन रहे हैं कि बाहर हैं, और क्या यही कारण है कि आप रायगढ़ से रायपुर शिफ्ट हुए या ऐसा कुछ और? बहुत अच्छा आपने प्रश्न का उत्तर भी दे दिया आपने कि वहाँ से एक्चुअली जो आना जाना बहुत आसानी से होता है। जी जी। तेकरबर में रायपुर शिफ्ट हो गया, और रायपुर में कहीं भी जाना है तो इजीली एरोप्लेन के सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है, मुझे सहूलियत होती है। मैं आपला छत्तीसगढ़ी में भी गोठिया, हिंदी में मोर आदत है, सब लैंग्वेज में गोठिया। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ के लोग गायक के रूप में जानते हैं, जिस गीत गायक के रूप में जानते हैं। तो हम अगला प्रश्न आपसे इसी से संबंधित कर रहे हैं कि आपका जो संगीत का सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार आपने ये यात्रा शुरू की? मैं तो चौथी क्लास में था, तो एक ड्रामा कर रहा था। ड्रामे में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, और छोटे से रोल से बहुत दुखी था, रो रहा था। और रोल था, मैं उसमें मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा था स्टेज पे। और उसमें हमारे साथ बहुत सारे हमारे भाई, मुझे याद है सतीश शर्मा जी, रवि षडंगी जी थे, और अखिलेश शुक्ला जी। तो ये सब साथ में थे। मुझे बहुत छोटा रोल मिला था, जमूरे का। देखिए, जमूरा को चादर में ढक के रखते हैं तो दिखाई नहीं देता है, तो मैं बहुत रो रहा था, मुझे अच्छा रोल नहीं मिला। लेकिन उसमें मुझे गाने का एक गाना था, और वो गाना इससे मैं इतना पॉपुलर हुआ। हमारे वसीर गुरु जी उस समय हमारे डायरेक्टर थे, वो बहुत पॉपुलर हुआ। वो गाने से फिर मेरा मन जाग गया कि अरे नहीं, आदमी को कुछ भी रोल मिले, गाने से आदमी आगे बढ़ सकता है। और उससे बहुत नाम हुआ। उस ड्रामे का नाम था गुनाह। तो सर, आपका ये गाने के प्रति रुझान, संगीत के प्रति जो रुझान है, वो हम कह सकते हैं कि बचपन से है जी। और ये एक वाकया है जिससे आपकी रुचि इसके प्रति बढ़ती चली गई जी। इसमें कारण ये है कि हमारे बड़े पिताश्री जी के गोद में मैं रहा। स्वर्गीय भवानी शंकर षडंगी जी, आप शायद नाम सुने होंगे। वो क्लासिकल के, संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में से एक थे। और हमारे पिताश्री भी कभी कभी गुनगुनाया करते थे। माँ भी डेली पूजा पाठ करती थी, तो भजन गाया करती थी, भले उतना अच्छा नहीं गाती थी। फिर हमारे चाचा नरसिंह नाथ षडंगी जी, वो एक अच्छे गायक थे, तो इसका तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। फिर मेरे बड़े भ्राता श्री बसंत षडंगी, वो एक अच्छे मिमिक्री मास्टर थे। तो इन सब से थोड़ा थोड़ा लेके मैं अपने आप को स्टैब्लिश किया। जी जी। तो कह सकते हैं कि आपका संगीत में मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, और कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव और वो एक कनेक्शन आपसे बचपन से जुड़ा हुआ है संगीत से। जी। तो अगला हमारा प्रश्न है दिलीप जी की, क्या आपने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली है, और या फिर बाद में आपने ये शिक्षा ली, या बचपन से आप संगीत सीखते चले आ रहे हैं? नहीं, मैं हाई स्कूल के टाइम हमारे शिक्षक थे,
परम आदरणीय श्रद्धेय बेदमणि सर जी, और फिर उनके स्कूल में संगीत महाविद्यालय है उसमें मैंने ज्वाइन किया, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा मैं संगीत का। और लेकिन नहीं मालूम, मेरा सौभाग्य है कि हमेशा मुझे पास अच्छे नंबरों से हो जाता हूँ, तो मुझे डिस्टिंक्शन भी मिला उसमें। और शुरू मैंने क्लासिकल गाया, बाद में आकाशवाणी से मैंने गज़लों के लिए ऑडिशन दिया, पास हुआ, बाद में फिर लोक संगीत के लिए मैंने बी हाई ग्रेड में पास किया। ऐसा कभी कभी कैजुअल अनाउंसमेंट भी मैंने किया। तो मैं यहीं से आपके माध्यम से बेदमणि सर जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस योग्य बनाए कि मैं बाकी सब चीज़ें सीखने में कामयाब रहा। कामयाबी की आपने इतनी सारी बात की और साथ में आपने ये भी जोड़ा कि आप अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे, ये हम कैसे मान लें। इसका प्रमाण है कि मेरे सारे गाने में आपको एक रूपता नहीं, खिचड़ी मिलेगी। मैं जब समझ नहीं आता इधर से डाल देता हूँ, उधर से डाल देता हूँ। तो जैसे फिर क्या होता है कि जब आप खाना भी जब खाते हैं, आप देखेंगे चावल दाल सब्जी मिला के खाते हैं तो अच्छा लगता है, जबकि सब अलग अलग देते हैं। और मैं बहुत चतुर आदमी, मैं पहले ही मिला के दे देता हूँ। तो खिचड़ी की वजह से लोगों को अच्छा लगता है, बाकी मुझे आता जाता कुछ नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ये भी एक कला है, खिचड़ी बनाना भी एक कला है। और अगर आप सारे संगीत का मिश्रण कर रहे हैं और वो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही एक अच्छे विद्यार्थी और अच्छे गुणी कलाकार का ये गुण है। जी दिलीप जी, आपने लोक संगीत में जो विधा चुनी है, जैसा हमने ज़्यादातर आपके गीत सुने हैं, जस गीत सुने हैं, और आपने माँ दुर्गा पर, देवियों पर बहुत गीत गाए हैं और लिखे हैं। और आपका एक गीत यूट्यूब पे बहुत ही चल रहा है जो है पहली घर के दाई। क्या कहानी है इसके पीछे? पहली घर की दाई हम समझ सकते हैं, शायद आप परिवार की माता बहनों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैसेज है इस गीत में? जी, मैं क्या कोई भी गाना लिखता हूँ या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसमें किसी प्रकार का संदेश हो ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए। तो इसमें ये गाने में मैंने ये बयान किया है कि अगर घर के बेटी के सम्मान नहीं है, घर के माँ के सम्मान नहीं है, घर के बहनी के सम्मान नहीं है, घर के पत्नी के सम्मान नहीं है, तो कोई देवी दाई के दरबार माँ आपके सम्मान नहीं हुए। उसी पे ये लाइनें मैंने लिखी हैं। तो श्रोता हमें सुन रहे हैं और बहुत से श्रोता हमारे रायगढ़ और दूर दराज से सुन रहे हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप इस गीत की कुछ पंक्तियाँ गुनगुना दें। एक गाना लगाए ले, पहली मैं ये बता दूँ, एक गाना घर घर दिया घर घर बाती करके हमार ट्रेडिशनल गाना है, जिनला धुन है, जिनला लिखे रहे हमार छोटे भाई रायगढ़ के डूला मणि देवांगन जी। और फिर वो गाना लगाए के साथ साथ मैं गाना, दोनों गाना के आप कुछ अंश सुना दूँ। पहले घर घर जो गाना ले मैं ले हूँ बनाया हूँ, सुना दूँ। हो घर घर दिया माता, घर घर बातियो, घर घर काला समढ़ाए हो माँ, हो मैया घर घर काला समढ़ाए हो माँ। इसमें फिर मैंने लिखा, हे आगू जय हो घर के दाई, पाछू मंदिर माँ जाई, नहीं तो पूजा पाठ ये ढकोसला, सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला, मत्स्य महापात की नास्ति पापग्नि त्वत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे घर के दाई भूखन हो ही, बिरथाए चढ़ावा तोर। हे घर के दाई भूखन हो ही, बिरथा चढ़ावा तोर। कतको तय चढ़ा ले 56 भोगला, सरंगी जंतर मंतर जम्मो तोरे चोचला। बहुत पंक्तियाँ बिल्कुल दिल को छू लेने वाली पंक्तियाँ हैं, और ऐसा गीत जो हर बेटे को एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि सबसे पहले अपनी माता, अपनी बहनें, अपने परिवार की जो महिलाएं हैं उनका सम्मान, और बाहर भी जो महिलाएं हैं उनका सम्मान, बाकी देवी देवताओं को पूजना। वाह, क्या संदेश आपने दिया है सड़ंगी जी इस गीत के माध्यम से। और एक और ये गीत जब अभी आप गा रहे थे तो एक जहन में मेरे सवाल आया कि आपने बीच में संस्कृत कुछ कहा, तो लोक संगीत छत्तीसगढ़ी के साथ संस्कृत का जो एक मिश्रण हम देख रहे हैं, ये कैसे आया? आपके आइडिया कैसा आया आपको? मैं शुरू से प्रयोगवादी रहा हूँ, और मैंने बताया मैं हमारे भवानी शंकर सड़ंगी जी हमारे बड़े पिताश्री थे, उनके संपर्क में रहा हूँ। तो मैं जब शुरू में गाया, आमा पान की पत्री करके गाना गाया था मैंने, उसमें मैंने संस्कृत का प्रयोग किया, तो मुझे इतना ज़्यादा उसका
उस सम्मान मिला। और मैंने पहली बार महसूस किया कि लोग गाने के साथ साथ श्रद्धा करने लगे हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद में दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे श्लोकों को गाया हूँ मैं। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, दिलीप सड़ंगी सॉन्ग्स लिखेंगे तो मिलेगा। और बहुत सारे गानों में मैंने दुर्गा जी के श्लोक को प्रयोग किया। तो लोगों ने बहुत पसंद किया कि लोग माँ का आशीर्वाद मिला। क्योंकि कहते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, या ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। इस दुनिया में एक शक्ति है, एक पावर है, और वो संचालित करती, किस रूप में हम नहीं देखे हैं। जी। तो हमारे जो तंत्र मंत्र हैं, इनकी शक्तियाँ लोगों को शायद एहसास हो न हो, नहीं मालूम। आप मालूम है पहले ज़माने में होता था कि आदमी, माने जो हमारे संत लोग कुछ श्लोक कहते थे या कुछ मंत्र का पाठ करते थे, तो सामने आदमी उपस्थित हो जाता था, जो चाहते पानी निकल आता था। जी। तो यही तो है आज जो मोबाइल में आप देखेंगे, आज मोबाइल में टावर ऑन करेंगे तो उधर से बात हो जाती है। तो हमारा जो ये श्लोक वो टावर ऑन कर देता था। तो इतनी उनकी तपस्या इतनी ज़्यादा होती थी, इतना ज़्यादा वो ये रहते थे कि उनकी जुबान पे, उनकी जिह्वा पे, वो मन की जिह्वा में बात आज गिरी, जो हम मोबाइल में से टुक टाक करतन, वो मन की जिह्वा में बात रही। तो वो चीज़ आज एहसास होते। तो कोशिश करता हूँ मैं कि वो तो संसार के हम समझ भी सोच भी नहीं सकन, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो उच्चारण हो। और मुला नहीं, मैं संस्कृत के ज्ञाता नहीं हूँ, मैं मोर संस्कृत सब्जेक्ट नहीं रही। तो हमारे लोहिया जी करके भी हमारे भिलाई में रही हूँ, उनकर सब संपर्क में रहा हूँ। कई बार हमारे डॉक्टर बिहारीलाल साहू जी हैं, उनकर मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, भले मुला मालूम रहता है कि सही भी है तो भी पूछ के करता हूँ। ओकर कारण सबके आशीर्वाद मिल जाते हैं और श्लोक घलोक अच्छा हो जाते हैं। आपकी इस बात से एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि एक अच्छा गायक या एक अच्छा श्रोता या फिर कुछ भी अच्छा इंसान होने से पहले एक अच्छा शिष्य होना ज़रूरी है। और आप आज भी पूछते हैं लोगों से, ये तो हमें एक सीख देती है चीज़ कि हम सर्वज्ञाता कोई नहीं होता। जी, बहुत अच्छा लगा ये आपकी ये बात सुनकर हमें। और अगला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे दिलीप जी कि जैसे जैसे आप संगीत में आगे बढ़ते चले गए, तो ये तो आज का मुकाम है, हम कुछ 2 कदम और पीछे जाना चाहते हैं। आपके एल्बम के दौर में हम जाना चाहते हैं। रायगढ़ में जिस दौर में आपने एल्बम अपना पहला निकाला था, वो दौर एक ऐसा दौर था कि कोई सोच नहीं सकता था कि एल्बम निकाला जा सकता है। कोई उतनी हाईटेक, मतलब टेक्नोलॉजी उतनी हाईटेक नहीं थी, और उतनी सुविधाएं, ख़ासतौर पे रायगढ़ में इतनी सुविधाएं नहीं थी। उस दौर में कैसे ख्याल आया आपको कि एल्बम निकाला जाए? मैं एक्चुअली उस समय रंगोवती, आप सुने होंगे गाना, तो उनके साथ मैं उनके ट्रूप में जाया करता था। उस समय मैं मिमिक्री करता था और अनाउंसर के रूप में पॉपुलर था। लोग मुझे अच्छा उद्घोषक बोलते थे, तो उनके साथ उद्घोषणा के लिए और मिमिक्री के लिए जाता। तो रंगोवती के डिफरेंट कलाकार लोग कैसे गाएंगे ऐसा बना के आता। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा संपर्क हो गया था। तो मैं उनके साथ कई रिकॉर्डिंग्स में भी गया। तो कई बार मैंने उनसे चांस भी मांगा कि, लेकिन अब लोग पैसे लगाते हैं, किसी को क्यों चांस दें। और कमज़ोर, वैसे ही बता रहा हूँ मैं कमज़ोर कलाकार था। तो वहाँ से आने के बाद या उधर से जब आता था तो मुझे लगता था कि जब जाते थे हम लोग, और यहाँ भी पान ठेलों में, सैलून में रंगोवती बज रहा है, लवंग लता बज रहा है, तो और हमारे जो छत्तीसगढ़ी गाने लोग रेडियो में ही बजाते थे। तो मुझे लगता था यार हमारा गाना क्यों लोग नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि लोग पहले क्या करते थे, एक हारमोनियम, एक तबला लेके अपना गाना लेके बैठ गए, और कलाकारों के बारे में लोग नहीं सोचते थे। व्यापारी, ये व्यापार होता था, और इस व्यापार से लोग बहुत आगे बढ़े हैं, कलाकार पीछे रह गया। तो लोग हारमोनियम तबला लेके लिए, गाना चला तो उनको फ़ायदा, नहीं चला तो कोई बात नहीं। तो मुझे मेरे मन में, मेरे जहन में ख्याल आया क्यों ना, जैसे मैं रंगोवती जिस पर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि स्टूडियोज़ के सब नॉलेज हो गए थे मुझे, तो क्यों ना मैं ऐसा रिकॉर्ड करूं और एक प्रयास करूं। तो उस समय रमेश महानंद जी करके हमारे मित्र तो गाना बना रहे थे, काए साबुन माखू छुलो गुरी। तो उनसे मैं चर्चा की कि इसको मैं छत्तीसगढ़ी में अपन दोनों कन्वर्ट करते हैं, म्यूज़िक दोनों करते हैं। तो उन्हें हाँ कर दिया। तो मैंने उसको पहले लिखा था, का साबुन लगावत हंस गोरी। मैं कभी किसी को भूलता नहीं हूँ, तो मैं
उसमें वो जब गाना लिखा और मुझे रिकॉर्ड करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं लूना बेच के रिकॉर्ड करने वाला था। तो मैं अच्छे से अच्छे करना चाहता था। तो मेरे को पता चला सोहन दुबे जी बैंक में थे, तो मैं उनको छत्तीसगढ़ी की जानकारी अच्छी है, तो मैं उनके पास चला गया बैंक काउंटर में और गाना को दिखाया। मैं बोले कहा साबुन लगा हुआ था इसलिए क्यों, ठीक है क्या? तो सोहन दुबे जी नाराज बोले बैंक पूछे कब आ देखा। तो मैं बोला नहीं भैया, बोला ऐसा काले रिकॉर्डिंग में जाना है। तो उनने बताया कि का साबुन लगावथस नहीं हुए, का साबुन चुपरथस होते। जी। तो इसलिए मैं याद रखता हूँ, उनको प्रणाम है। तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया उसको, और उसमें उस समय रमेश महानंद जी ने ओडिया में बनाया, उसमें कोई उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं प्रयोगवादी हूँ। उस समय उसी दिन एक पिक्चर लगी हुई थी त्रिदेव, तो उसमें एक ओए ओए करके गाना था, भूरी, तो उसको मैंने बाद भूरी आँखें वाली करके बनाया। तो मेरे को लगा क्यों ना इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए, मैंने साबुन चुपरथस, और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि आज आप जैसे बड़े लोगों के बीच में बैठा हूँ। जी। तो ये जो रिकॉर्डिंग आपने की पहले एल्बम की, तो वो रायगढ़ में की या बाहर कहीं की, किस तरीके से आपने सब ऑर्गेनाइज किया? मैंने बताया ना, मैं अपना पैसे उस समय उतने, आज भी नहीं, हम लोग आर्थिक अभाव में रहते हैं, भले हमारे परिवार बहुत सक्षम है, लेकिन मैं अपने आप को जानबूझ के आर्थिक अभाव में रखता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आर्थिक अभाव में नहीं रहता हूँ या तकलीफ में नहीं रहता, मेरे गाने बनते नहीं हैं। तो मुझे जो गाने का जो मेन फंडा है, जो मुख्य चीज़ है, वो मालूम चल गया है कि जब तक इस दिल में दर्द नहीं होगा तब तक आपको गाना का मज़ा नहीं आएगा, नहीं बनेगा। तो मुझे अपने इस दुख भरे या दर्द भरे या जानबूझ के अपने आप को दुख में रखने का लाइफ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वैसा सोच के गाने लिखता हूँ। तो जब मैं अपनी लूना को बेच के रिकॉर्डिंग करने गया तो बहुत लोग हंसे भी, बहुत सारे दोस्त लोग हमारे तो हंसते थे भी, लेकिन जब रिकॉर्ड करके आया तो गाना बहुत अच्छा लगा, का साबुन चुपरथस। और मैं 2 साल तक वो गाना रिलीज़ नहीं हो पा रहा था, 2 साल तक। तो हमारे एक मित्र थे अतुल श्रीवास्तव जी करके, घमंडी म्यूज़िक से, उनके मेरी अच्छी मित्रता थी, और किसी कारण से मैं उनसे जला करता था, मेरी ईर्ष्या थी, क्योंकि वो भी एक अनाउंसर थे। और जब अनाउंसमेंट की बात आती थी तो पहले अतुल श्रीवास्तव जी को मौका मिलता था, मुझे सेकंड नंबर पे रखते थे। तो अतुल श्रीवास्तव जी के निधन पे मैं गहरा शोक भी व्यक्त करता हूँ। और जब मैं उनके पास बैठा था एक दिन, 2 साल था, और उनको सुनाया तो वो बोला दिलीप ये गाने को रायपुर चले जाए। मैं बोला रायपुर कई बार गया यार, कोई सुनते नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वो फिर फ़ोन लगाया साउंड एंड साउंड को, और फिर उसे बोला हमारा दिलीप भाई गाना, तो गया, और 3 दिन के अंदर वो गाना लोगों ने, उन लोगों ने पसंद कर दिया। और उससे कंपनी स्टार्ट हुई शालीमार कैसेट्स। और शालीमार कैसेट्स के जो मालिक हैं ताराचंद मंधानी जी, बीच में अभी मैं एक होंडा कार खरीदने गया था, तो अपने पूरे चैम्बर को बंद करके उन्होंने वो स्वागत किया, बोले यही है इनके कारण हम आज आगे बढ़े हैं बोले। और आज उनका होंडा शोरूम है, जगवार शोरूम है, और सोनी टीवी का शोरूम है। लेकिन ये स्वीकारोक्ति ही बड़ी बात होती है। तो उन्हें स्वीकार किया और अपने सारे स्टाफ को बुलाया और मुझसे वो गाना सुने वहाँ पे। बहुत रोचक है आपकी, मतलब पहले एल्बम की जो जर्नी है बहुत रोचक है। तो हम यही चाहेंगे कि आप पहले एल्बम का कुछ पंक्तियाँ गुनगुना दें। का साबुन चुपरथस गोरी, अरे चम चम चमकथस तैं, हाय भर आइस देहें तोर, का विटामिन खावथस, का विटामिन खावथस। हाई हील पहिन के करियाला मचका, जोन टाइम जाथस पढ़े, टूरामन के सिटी बाजे कहें ओए ओए हाय, हे भूरी आँखी वाली, तोर होठ लाली लाली, दिल मोर गाना गावा थे, भूरी भूरी नरियावा थे। वाह वाह। छत्तीसगढ़ी गाने के साथ बॉलीवुड का ये मिश्रण। और हमने ये भी देखा है दिलीप जी की बहुत सारे गाने आपके हमने सुने हैं जिसमें आपने अलग अलग बोलियों पे भी गाना गाया, आसामिया, भोजपुरी। तो ये इसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, अब संबलपुरी जैसे रंगोवती वालों से जुड़ा था, तो संबलपुर का तो पूरा प्रभाव है हमारे वहाँ। संबलपुर खासकर बरगढ़ के हमारे कुछ भाई बहनें भतीजियाँ हैं, उनके साथ रह के और संगत में रह के मैं संबलपुरी धुनों का भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हुई। और फिर मैं उसको छत्तीसगढ़ी के साथ प्रयोग करने लगा। तो बाद में बीच में कुछ लोग बोले भैया आप छत्तीसगढ़ी रिदम नहीं बजा रहे हैं और संबलपुरी रिदम बजा रहे हैं। तो मैंने फिर रिसर्च किया
तो एक्चुअली संबलपुरी रिदम भी है और वो छत्तीसगढ़ की देन है। हमारे छत्तीसगढ़ में उसको पहले गाना बाजा बोलते थे जी जी हाँ। और उसके बगैर विवाह नहीं होता था, लेकिन शायद हम उसको दूर रखते थे और तबला ढोलक बजाते थे। और हमारे संबलपुर में आप जाइए, अच्छे अच्छे लिसान ढोल ये सब बजाते थे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं, हम जिसको तिरस्कृत किए हुए हैं उसको सम्मान देके मैंने लाया, इसलिए लोग इतना सम्मान कर रहे हैं। तो वही बाजा जिसको हम बोल रहे हैं वो संबलपुरी बाजा तो है, मुझे स्वीकार, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ का बाजा है वो। बिल्कुल। तो मैंने जो गाना गाए हैं, आज आप देखिए पूरा छत्तीसगढ़ में जितनी फिल्में बन रही सब में ढोल निशान बज रहे हैं। तो इसका अर्थ कभी कभी कोई बहुत खोई हुई चीज़ आप ढूंढ के ला देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप कभी कभी अपने घर में भी देखते हो कोई अलमीरा में बहुत 10-20 साल पहले कोई पुराना चीज़ मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए लोगों को अच्छा लगा है। मेरा कोई कमाल नहीं है उसमें, वो हमारे छत्तीसगढ़ी रिदम का, संबलपुरी रिदम का कमाल है। और कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च का भी ये कमाल है, क्योंकि आपकी धुनों पे लोग बहुत थिरकते हैं, ये तो हमने भी देखा है। अब मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ दिलीप जी कि आपके गानों में गीत और संगीत में किसका योगदान रहता है, या फिर आप स्वयं लिखते हैं, स्वयं संगीत देते हैं, किस प्रकार से, इसके बारे में बताएंगे? मैंने बताया ना, मैं गाना लिखता हूँ तो पूछता बहुत हूँ और मुझे बहुत उसके लिए अजीब सी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। और हमारे तो जब बिजली ऑफिस में था तो बहुत सारे लोग मुझे पूछा करते थे आज कोई गाना लिखे हो क्या, तो मैं बोला हाँ लिखा हूँ, तो चल ना। फिर तो वो अलंकार होटल में बैठते थे, नाश्ता वास्ता करते थे, गाना भी नहीं सुनते थे, उनका नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा होता था। तो फिलहाल तो जब से मेरा विवाह हुआ मैं अपने गाने धर्मपत्नी को सुनाता हूँ और इतने कटु आलोचक है कि उस कटु आलोचना से वो बनते बनते बहुत अच्छा गाना बन जाता है। मेरे परिवार में बच्चों को भी सुनाता हूँ और अगर मैं कोई गाना ऐसा लिखा हूँ तो सीधे बहुत गंदे तरीके से पापा क्या लिख रहे हो, या मिसेस बोलते क्या लिखे हो, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरा कहने का आशय है, आप अपनी आलोचना सुनने की जिस दिन शक्ति पैदा कर लेते हैं, जिस दिन आपको अपनी आलोचना सुनने की आदत हो जाती है, आपका नाम होने लगता है। ये मैंने महसूस किया है, तो मैं अपनी आलोचना सुनता हूँ। और आप खुशकिस्मत हैं कि आलोचक आपके घर में स्वयं हैं और वो आपको आलोचना करते हुए आपकी त्रुटियों को कहीं ना कहीं ये बता देते हैं परिवार वाले जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और अगला प्रश्न हम ले रहे हैं बॉलीवुड और छॉलीवुड के मिश्रण से जी। तो बॉलीवुड में आपने एक गाने का प्रयोग बताया हमें, क्या ऐसे और भी कुछ गाने हैं भविष्य में आने वाले हैं, या आपने पहले भी और ऐसे कौन कौन से गाने लाए हैं? अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है एक अच्छा गाना भाजी वाली नोनी करके जी, और एक गाना रिलीज़ हुआ है नयन तारा करके जी। तो आप उसको सुनिए, आपको मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है उसका जी जी हाँ, अच्छा लगेगा। और बाकी तो बहुत सारे गाने मैंने गाए हैं, अभी हिंदी में भी गाए हैं और संबलपुरी में भी गाए हैं, मैंने मारवाड़ी में भी गाया है, तो प्रयोग करता रहता हूँ। तो इन्हीं प्रयोगों में से एक कुछ छत्तीसगढ़ी के अलावा कुछ किसी बोली में आप हमें कोई गीत सुनाएं। छत्तीसगढ़ी में एक गाना मेरा बहुत हिट है, फूलमती फूलमती, तो उसको मैंने पहले संबलपुरी में टी सीरीज के लिए गाया था, तो उसकी जो ओरिजिनल, फिर बाद में मैंने उसको छत्तीसगढ़ी बनाया। उसकी लाइनें खाली, एक कोई फूलो कोई फूलो तो ते केंता लागू छे, एक कोई फूलो तो ते केंता लागू छे, इमा मई काय बोली करी कोई मी मोते लाज लागू छे। उसी को ए फूलमती तोला कैसे लगाते, ए जोड़ी कैसे कहो तोला मोला लाज लगाते। वाह वाह, ऐसा मैं इधर उधर करते रहता हूँ जी। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा जी। छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में आपने, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने बहुत प्रयोग किया है, आपने बॉलीवुड के गायकों को भी काफ़ी गवाया है, लेकिन एक आवाज़ जो हमने नहीं सुनी आपके माध्यम से, लता जी और आशा जी, तो इसके पीछे क्या वजह रही? ये मेरे को बड़ा दुखी करने वाली बात है, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी जीवन में कि मैं लता जी को गाना गवा सकूं, और मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किए हैं, और इस प्रयास में मैं सोनू निगम जी को गवाया, बाबुल सुप्रियो जी को गवाया जो भी सांसद हैं जी, और अनुराधा पौडवाल जी को गवाया, नितिन मुकेश द वेरी नाइस मैन, उनको गवाया जी, मोहम्मद अजीज साहब, स्वर्गीय मोहम्मद अजीज साहब, उनको भी गवाया, सोनाली वाजपेयी जी को गवाया, साधना सरगम जी को गवाया। जितने मेरी कोशिश थी मैंने की, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि मैं कभी लता जी के चरण छू सकूं, लेकिन शायद मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं माँ सरस्वती के चरण छूने में कामयाब नहीं रहा।
रेडियो धूम 89.6 पर आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर गायक दिलीप षडंगी जी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं षडंगी जी से उनके जीवन की कुछ और रोचक बातें। दिलीप जी, आप एल्बम के साथ साथ आप मंची प्रस्तुतियां भी देते हैं, तो कहाँ कहाँ आपने मंची प्रस्तुतियां दी हैं और कौन सा यादगार लम्हा आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, मैं तो भारत के लगभग प्राय जितने स्टेट्स हैं सब में अपने कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया है जी। और कुछ स्टेट में नहीं हुआ है तो मेरा दुर्भाग्य है। और कोशिश करता हूँ मंच पे कि मेरे जो कार्यक्रम भले छत्तीसगढ़ी में होते हैं जी, लेकिन जब बाहर जाता हूँ तो उसको मैं हिंदी में कर देता हूँ और हिंदी के बीच बीच में छत्तीसगढ़ी लग उठा देता हूँ, जैसे आप मन के बीच में उठा। तो मोर वही प्रयास रहते कि कैसे करके छत्तीसगढ़ से पंजाब ले भांगड़ा आ जाते, गुजरात ले गरबा आ जाते। तो अभी मैं एक गाना बनाए हूँ ददरिया हिंदी में बनाए हूँ और वो ददरिया हिंदी में श्रृंगार गीत है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। और तू लाइन में वो करा आप ये करा था तो बिल्कुल बिल्कुल सर, हम चाहेंगे 2 लाइन आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं। तो खाली 2 लाइन सुनाए तो रिकॉर्ड होगी से, लेकिन अभी गाय नहीं हो, ट्रैक बन गई से। बिल्कुल जी। फूलों में फूल गुलाब है, मेरी महबूबा लाजवाब है फूलों में फूल गुलाब है, मेरी महबूबा लाजवाब है। नीली नीली आंखें रसीली ये बातें जैसे कोई शराब है, फूलों में फूल गुलाब है, मेरी महबूबा लाजवाब है। ये भी मैं ये कहने पर लिखा है गाने को कि बहुत सारे मेरे पर कमेंट्स आते हैं, भैया आप न धरती में है न कोनो आकाश में गाना लिखे, इस टाइप का कोई गाना लिखिए जिसको आपने सोनू निगम से गवाया था। तो उससे प्रेरित होकर ला लिखे हूँ मैं और मोला लगा थे आगे चल के एमा पूरा ददरिया स्टाइल ही, जैसे मैं कोशिश करत हूँ कि जैसे गरभाला स्टेब्लिश करीन है, स्टेब्लिश्ड हुई से संबलपुर स्टेब्लिश्ड हुई से हमार भांगड़ा स्टे, वैसे छत्तीसगढ़ी के हालांकि कुछ सज्जन मन करीन है और मैं वो मन के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी के कोई ऐसे धुन जैसे ददरिया जी, तो लोग ददरिया में हिंदी गाने भी गाए, ये मेरा प्रयास है। बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना दौर के साथ चलना चाहिए। अब हमारी नई पीढ़ी भी हमें सुन रही है तो हमें कहीं ना कहीं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी, हमें उनके टेस्ट के अनुसार भी लॉन्च करने चाहिए नए नए म्यूज़िक। और जैसे आप प्रयोगवादी हैं तो ये प्रयोग भी हम कामना करते हैं अब ये रिलीज़ होने वाला है, बहुत सफल हो और हम जानते हैं कि बहुत लोग इसे सुनने वाले हैं और पसंद करने वाले हैं जी। दिलीप जी, मंची प्रस्तुति की अगर हम बात करें तो आपकी एक टीम होगी, तो कौन कौन है इस टीम में, किस तरह के कलाकार हैं, क्या तैयारियां आप करते हैं मंची प्रस्तुतियों के लिए? देखिए, पहले मंची प्रस्तुतियों के लिए तो हमको रिहर्सल करना पड़ता था, आजकल रिकॉर्ड्स हो गए और आजकल एडवांस ज़माना है जी। तो सबके पास यूट्यूब से गाना खोलते सब तैयार करके आते हैं। स्टेज में पहले 5-10 मिनट थोड़ा सा रिहर्सल जैसा होता है जो वो लोग बजा देते हैं, उसके बाद गाने। तो मेरे साथ तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जगह के मैंने एक जगह से टीम, मेरे रायगढ़ से कलाकार हैं, जांजगीर से कलाकार हैं, कोरबा से कलाकार हैं, भिलाई से मेरे कलाकार हैं, राजिम से मेरे कलाकार, ये सब मिलके मेरा कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से मेरा नाम हो जाता है, लेकिन ये सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, नेतृत्वकर्ता हम मानते हैं ऐसा दिलीप जी कि नेतृत्वकर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कहीं ना कहीं उन सब का नेतृत्व भी करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और क्या कोई परेशानियां आती है, क्योंकि आपने कहा कि अलग अलग जगह से आपके कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ में अलग अलग ज़िले से हम सुन रहे हैं आपके कलाकार हैं, तो एक जगह इकट्ठे होना, प्रैक्टिस करना, रियाज करना, तो किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है? सौभाग्यवश ये जितने कलाकार हैं जो भी वो बड़े माने एक्सपर्ट कलाकार लोग हैं और मैं स्टेज में जाने से पहले मुझे डर लगता रहता है कि मैं उनके साथ गा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, वो लोग मुझे निभा देते हैं और बहुत जगह मैं त्रुटियां करता हूं तो भी वो संभाल देते हैं। तो मेरे जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जैसे किसी घर का पिलर बहुत मजबूत होता है जी, तो वैसे पिलर मेरे बहुत मजबूत हैं। मैं तो ऊपर के छत का सुनहरा रूप हूँ और टाइल्स हूँ जो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वास्तव में जो हैं मेरे पिलर्स मेरे कलाकार लोग हैं।
वाह, क्या बात कर रहे हैं। मतलब एक पूरी टीम मिलकर काम करती है और हम फिर से यही कहेंगे कि कहीं न कहीं आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व तो है ही, जो इस चीज़ को आगे लेकर चलता है, और आपके कलाकार को भी हम सलाम करते हैं, जो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन आपके साथ रखते हैं। जी। दिलीप जी, कोई यादगार लम्हा हमसे शेयर करिए, क्योंकि आपने इतनी प्रस्तुतियां दी हैं और हम यूट्यूब के माध्यम से और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं, लोग झूमते हैं आपके प्रस्तुतियों पर। तो ऐसा कोई वाकया कभी निकलकर सामने आया है कि जस गीत आप गा रहे हैं और जैसा कि एक रिचुअल, एक कहते हैं ना, एक जी, धार्मिक जी, इसमें जी, जिसमें जी, बाल खुले होके, तो जी, जब जी। ऐसा कोई सीन आपके सामने आता है जी। स्टेज के नीचे, तो जी। किस तरह की भावनाएं आती हैं आपके मन में, और जी। क्या ऐसा कभी कुछ इंसिडेंट, कोई वाकया हुआ है? देखिए, मैं ये मंदिर है, स्टूडियो है, मैंने मेरे लिए मंदिर है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आज से जब 25-30 साल पहले जब मैं गाना गाता था और लोग झूमते थे तो मुझे अजीब सा लगता था, कैसे झूम रहे हैं? मुझे लगता था ढोंग कर रहे हैं। मैं गाता था, गाने में श्रद्धा से गाता हूँ, मैंने दिल से गाता हूँ, तो मुझे लगता था ढोंग कर रहे हैं। लेकिन फिर कई बार सोचा, यार एक बार सिर हिलाने से इतनी तकलीफ हो रही है, मैं करके भी देखता था ऐसा ऐसा तो एक बार सिर हिलाने से तकलीफ हो रही है, ये लोग एक आप गिन के देखिए मेरे गाने में जो झूमते हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ के और भी बहुत बड़े बड़े जी, कलाकार जी, हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, हाँ। उनके गानों में भी झूमते हैं। तो एक बार गाना, एक 3 मिनट गाने में कम से कम 1000 बार वो लोग सिर हिलाते हैं, तो कोई शक्ति प्राप्त होती होगी, बिल्कुल। तो ये तो तय है। लेकिन मैं जब 25-30 साल पहले मेरे में बात नहीं थी, मैं सोचता था ये ऐसे ही करते होंगे, मैंने ये करने। मैं दिल्ली एक कार्यक्रम कर रहा था, आज से हो गया 20-21 साल हो गया, और वो उत्कल धर्मशाला में हमारे उड़ीसा समाज के लोग ने जी। मुझे वहाँ आमंत्रित किया था, और वहाँ पर मैं वो गाने गाया, आमा पान के पत्री। और उस समय अजीत पसे जिस चीफ जस्टिस थे, उनके साथ, वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पर, जी। उनके साथ 2-3 लेडीज़ आई थी। तो गाना मैं गा रहा था, वहाँ उनके साथ एक नीले रंग की साड़ी पहन के आई थी, वो झूमने लगी। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि ठीक है, वहाँ ये अचानक इतने बड़े लोग आए हैं। वहाँ से फिर मेरे मन में आया, अरे कोई बात होती है। और हालांकि उस बात को आज तक नहीं समझ पाया हूँ मैं, वो ज्ञान मुझे आज भी नहीं है, लेकिन गाता हूँ तो सैकड़ों लोग झूमते हैं, और सैकड़ों नर नारी झूमते हैं, मैंने ये देखा है। जी। और उस समय थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद हम दिल से गा रहे हैं, इसी का परिणाम मिल रहा है, माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल, ये एक धार्मिक एक वातावरण कहीं ना कहीं बन जाता है, लोग लीन हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। और वो एक प्रदर्शित होता है इस रूप जी, में। जी, जी। चलिए दिलीप जी, बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ हो रही है, और हमारा प्रोग्राम सभी लोग सुन रहे हैं, और श्रोता भी आपके जीवन से जुड़े कई किस्से सुन रहे हैं। आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और जानते हैं दिलीप जी से कुछ और बातें। दिलीप जी, आपको हमने एल्बम में सुना और फिर मंची प्रस्तुतियां भी हमने देखी हैं, लेकिन हम अब आज के दौर में देख रहे हैं, वीडियोस का ज़माना है, तो आपको हम अभिनय करते भी देख पा रहे हैं अभी। जी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं, किस तरीके से अभिनय में आपने कदम रखा, क्या पहले से एक कलाकार आपके अंदर छिपा हुआ जी, था? कुछ बताएं इसके बारे में। मैंने शुरू में ही आपने प्रश्न किया था, आपको बताया था मैं एक्टिंग करता था। जी जी। और मैं बम्बई भी गया, बहुत सारे बड़े कलाकारों से, जो बुजुर्ग कलाकार हैं, के अंगल जी, मनमोहन कृष्ण जी, पीएन जागीरदार जी, सबसे मिला। और फिर बम्बई में मैं जाता था, स्ट्रगल करता था। फिर एक दिन आईना देखा और ध्यान से देखा, पहले ध्यान से नहीं देखता था तो मुझे लगा, आईना ने मुझे बताया तू वापस जा, कुछ गाना वाना गा। और क्योंकि मुझे हंगल जी ने, मनमोहन कृष्ण जी ने, पीएन जागीरदार जी ने सब कहा था कि देख बेटा, यहाँ एक तो आप भाग के आओ बोले, तो मैं उनसे बोलता था मैं भाग के नहीं आया, मैं शिक्षक हूँ हाई स्कूल में। तो मैं छोटा सा था तो दिखता नहीं था, बड़ा नहीं दिखता था, तो मैं उनको विश्वास नहीं होता था कि फिर बोलते थे शिक्षक है और आप यहाँ एक्टिंग करने के लिए आए हैं। मैं बोला हाँ। तो बोले बेटा, यहाँ पर संपूर्ण प्रतिभा की धनी होने चाहिए, आपको सब जानकारी होनी चाहिए, ऐसा है। तो आप, मैं तो उनको सुनाता भी था, लेकिन उनकी बातों को मैं दिल में रख के वापस आया और फिर अपने सब चीज़ों पे मैं ध्यान देने लगा। मिमिक्री पे ध्यान दिया मैंने, संगीत पे ध्यान दिया, गाने पे ध्यान दिया। और ऐसे करते करते पहले लोक संगीत में गाया, आकाशवाणी से गज़ल गाया। मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी हूँ जो पास बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो आकाशवाणी में उस समय हम लोग 2 लोग पास हुए थे छत्तीसगढ़ से, मेरा जहाँ तक ख्याल, कहीं मेरे से गलती हो सकती है। और उसमें दोनों हम लोग थे, माधुरी शर्मा जी थी और दिलीप षडंगी थे। अच्छा। और गज़ल में
और गज़ल में पास हो गया, बस गज़ल सबसे कठिन भी था। बिल्कुल। 3-4 कंसर्ट में 3-4 आकाशवाणी के ये में गया, फिर मैं देखा यार मेरे बस की बात नहीं है। बहुत कहाँ गुलाम अली साहब, कहाँ मेहंदी हसन साहब, तो दिमाग में तो वहाँ के मित्र मेरे जो अनाउंसर थे मिस्टर अमरेश्वर दुबे जी, बहुत अच्छा, मेरा अभी एसडी रिटायर हुए हो, मेरा बहुत अच्छे, मैं भैया बोलता था उनको जी। तो उनसे मैं अपना दुख जाहिर किया, भैया बोले लोग आकाशवाणी गज़ल के लिए बुलाते हैं, सुगम संगीत, और मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं इनको प्रॉपर सहयोग नहीं दे पा रहा हूँ। तो बोले दिलीप तो लोक संगीत में क्यों ऑडिशन नहीं देता है? वो लोक संगीत, तो फिर आया मैं वापस, और उसमें वॉकमैन होता था, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक गायक हैं, चाहे वो कुलेश्वर ताम्बरकर जी हों, चाहे मिथिलेश साहू जी हों, चाहे ममता चंद्राकर जी हों, चाहे तीजन बाई जी हों, चाहे सूरज बाई खांडे जी हों, जितने भी जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ उनको ही प्रणाम करता हूँ, चाहे घसनीन बाई हो, एक इन लोग के गाने को मैंने एक गाना, कैसे निकलूँ मैं घर ले बूढ़ी दाई, टूरा मन मोला हाय हाय करते, ये सब गाने भी ये घसनीन बाई जी ने गाया है। तो इसको वॉकमैन पे मैं पागलों की तरह सुनता था, और वहीं से मेरा छत्तीसगढ़ी का जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज, थोड़ा बहुत जो आया छत्तीसगढ़, वहाँ से मैं हुआ, तो अब छत्तीसगढ़ी गाने लगा जी। तो फिर मेरे ऑडिशन के लिए बुलाए, और फिर मैं बताया कि मैं पास होने में बहुत सौभाग्यशाली प्राणी हूँ, बी हाई ग्रेड डायरेक्ट मिल गया मुझे। वाह, क्या बात है। फिर आकाशवाणी से गज़लें तो कम गाया मैं, फिर लोक संगीत गाने लगा जी। और अचानक फिर रायपुर से मेरा संबंध हो गया, और मैं 2-3 आकाशवाणी के कंसर्ट में और कार्यक्रम में नहीं गया, तो शायद नाम वहाँ से फिर बाद में नहीं बुलाया गया मुझे। तो अभी रायपुर आकाशवाणी वालों ने वहाँ सूचना भेजी है कि दिलीप षडंगी जी का जो भी है डिटेल आप भेजिए जी, तो अभी तक नहीं गया है वहाँ। तो अभिनय फिर कहाँ से जुड़ा, अभिनय से आपका नाता? अब बताया, शुरू में अभिनय करता था तो मैं बताया ना, पहले हीरो बनने का शौक था और स्टेज ड्रामा बहुत करते थे। हाँ, हमारे डिग्री कॉलेज में पढ़ता था उस समय, हमारे ड्रामे बहुत हुआ करते थे, अच्छे ड्रामे। तो ड्रामों में और हमारे दद्दू चौबे सर थे, उनके साथ इप्टा में जुड़ा हुआ था, आटले जी थे हमारे साथ, नहीं रहे, तो इन सब के साथ ड्रामा में मुझे बहुत बड़ा चांस नहीं मिलता था, लेकिन इन सब को देख के मैं कुछ सीखता था। और वही बताया ना, वो थोड़ा थोड़ा लिया और सब बना, खिचड़ी बना के। तो जब मैं गाना गाता हूँ, मैं जब गाने गाता हूँ तो मैं गाना तो गाता हूँ, ड्रामा भी करता हूँ। वाह। गाने के साथ ड्रामा भी करता हूँ, तो इसलिए वो लोगों को अच्छा लगता है जी। आप जब गाना गाएंगे और ड्रामेटिक मूड में रहेंगे तो लोगों को जीवंत लगता है, तो उसी कहते हैं दिल से गाना जी। तो चाहे वो भजन हो, चाहे कॉमर्शियल गाना हो, मैं उसको माँ सरस्वती को उपासना समझ के हृदय से गाता हूँ। और मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सुर वाला कलाकार नहीं हूँ, क्योंकि आप आज भी पता कर लीजिए, जिसके लगभग 22 करोड़ दर्शक हैं, श्रोता हैं, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, उसको आप किसी गुणी व्यक्ति को दिखाइए तो 100 नंबर में मुझे 33 नंबर बड़ी मुश्किल से देगा, लेकिन विश्व प्रसिद्ध हुआ। आमा पान की पत्री को भी सुनाइए तो 100 नंबर में 40 नंबर मुझे मुश्किल से देगा, लेकिन बताएं, नाम का धनी हूँ, लॉटरी लग जाती है। ऐसा भी कह सकते हैं दिलीप जी से कि श्रोता आपको दिल से सुनते हैं, आपकी आवाज़ उनके दिल तक पहुंचती है, कहीं ना कहीं ये बात होगी, तभी श्रोता आपको 100 में 100 देते हैं। जी। जी। दिलीप जी, आपने बातचीत के दौरान हमें बताया कि आप आकाशवाणी में भी आपने कार्यक्रम दिए हैं, उद्घोषक के तौर पे भी आपका चयन हो चुका है। तो हम अभी ज़रूर चाहेंगे कि आप 2 लाइन हमारे श्रोताओं को कहें, कम से कम इतना कह दें कि रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं, प्लीज़। जी हाँ, रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं दिलीप षडंगी को, और जिस हिसाब से रेडियो धूम ने मुझे सम्मानित किया है या सम्मान दिया है, मैं उसके लिए रेडियो धूम 89.6 का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। ओह, क्या मंजी हुई आपकी आवाज़ है दिलीप जी। मतलब उद्घोषक के तौर पे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उसी संगीतकार, गीतकार, गायक को सुन रहे हैं इस आवाज़ में। वाह, सचमुच। दिलीप जी, आप गाने गाते हैं, आपने अभी उद्घोषणा भी हमें करके बताई, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम देख रहे हैं एक नया नाम आया है मार्केट में, ऑटो ट्यून। इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से कलाकार जो हैं, वो अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं गाना बहुत अच्छी बात है, पर क्या ऑटो ट्यून का प्रयोग करते हुए गायकी कितनी सही है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, रोगी से आपने पूछ लिया आपको कौन सा रोग है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ है,
ये गाना मेरे को जहाँ तक ख्याल है, मैंने बताया ना आपको, 33% भी मुश्किल से मिलेगा अगर सुरता है। उसमें ऑटो ट्यून का प्रयोग किया गया, और ऑटो ट्यून किस आवाज़ को मैच करता है ये भी बहुत ज़रूरी है। वो ऑटो ट्यून मेरी आवाज़ को मैच कर गया। तो बिल्कुल। ऑटो ट्यून से क्या होता है, थोड़ा बहुत गला और थोड़ा मिठास आता है, किसका जिसका मैच करता है, और जिसका नहीं मैच करता है बहुत भद्दा लगता है। तो मैं स्वयं उसका अब क्या जवाब दूं। तो उसके बाद मैं भी अपने बहुत सारे गाने में, लेकिन आजकल कोशिश करता हूँ कि ऑटो ट्यून बहुत कम, पहले थोड़ा ज़्यादा डलता था। और जी। आप मेरा चंदवा बैगा सुने होंगे, वो भी बहुत ज़ोर से हिट हुआ था। जी, जी, उसमें हाँ। भी ऑटो ट्यून का मैंने प्रयोग किया था। और अब जो टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करेंगे तब दर्शक श्रोता सुनते हैं। जी, तो जी। उस बात का ख्याल रखना पड़ता है, और समय समय पर अपने आप को बदलना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि समय पहले जो समय था, हम लोग एक गाना बताया साबुन चुपतस को हिट करने के लिए हमको 2 साल लग गए। आज 2 मिनट भी नहीं लगता है। और जी। अमेरिका, रूस, आपके जापान, ये क्या बोलते हैं, मॉरिशस, थाईलैंड या नेपाल, यहाँ से मैसेज आ जाते हैं। तो आज का टेक्नोलॉजी है, तो उसका तो उपयोग, करना फ़ायदा चाहिए। उठाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। दिलीप जी, पहले जो एल्बम निकलता था या लॉन्च होता था, औपचारिक तौर पे वो लॉन्च होता था, एक एल्बम में 6 से 10, 12 ऐसे गाने की एक सीरीज़ होती थी, फिर वो लॉन्च होता था, कई महीनों वो गीत चलते थे, श्रोता अपने घर पर सिस्टम पे इधर-उधर सुनते थे, एक-एक शब्द उसके, एक-एक म्यूज़िक लोगों के ज़हन में बैठ जाती थी, रटा जाती थी कहना जी, चाहिए। जी। लोग साथ में फिर गाने लगते थे। जी। तो अब जो हम देख रहे हैं औपचारिक तौर पर लॉन्च तो होते हैं, बहुत जी। कम अब हम देख पा रहे हैं कि एल्बम लॉन्च औपचारिक तौर पर होते हैं। वो जी। सीधे हम देखते हैं, कोई नया गाना आया, यूट्यूब पे लिंक शेयर किया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या परिवर्तन है? और ये हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, आप एक वरिष्ठ कलाकार रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा है, जी। आप ये दौर भी देख रहे हैं, एक ये जो बीच का गैप है उसे भी आपने जिया है। जी। तो आप इस बारे में अपना अनुभव हमें बताएं। देखिए, मैं बहुत बहुत सार्थक उदाहरण दे रहा हूँ। हम घर में खाना खाते हैं, जी। दाल, चावल, सब्जी, टमाटर, और हम जब किसी बड़े होटल में जाते हैं तो 50 प्रकार के व्यंजन रखे होते हैं। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, इसको खाऊं, उसको खाऊं, इसको खाऊं। तो आज YouTube में 50 प्रकार के व्यंजन है। आज आप टीवी भी जब खोलते हैं तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, कोई भी ऐसा हाथ नहीं होगा जो 2-3 बार चैनल ना चेंज करता हो। बिल्कुल। तो बस वैसा ही है। लोग जानते नहीं थे कि और कहाँ कौन कलाकार है। आज YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के नाम से लोग जानने लगे हैं कि हम उनके पैर के धूल नहीं हैं। तो लोग सर्च करते हैं, सर्च करने वाली आदत है, तो उससे उनको मिलता है। तो बस वही बफे सिस्टम, और घर का आप 4 वैरायटी खाना और 40 वैरायटी खाना, तो लोगों को लगता है शायद इसको खा लूँ, अच्छा लगे तो थोड़ा सा उसको खा के छोड़ देते हैं, फिर इसको खा लूँ, इसको थोड़ा उसको खा के छोड़ देते हैं। तो इसको फायदा क्या होता है, हर कलाकार को फायदा होता है जी। अब हर कलाकार को थोड़ा सा सुनते हैं, लेकिन उनका यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ता है, या उनका जो मनोबल बढ़ता है कि हमारा गाने को देखें। तो ये समय के साथ परिवर्तन है। हालांकि कोशिश करना चाहिए एक ही चैनल को देखें तो लगातार देखें, लेकिन मैं स्वयं उस बात का रोगी हूँ। मैं स्वयं चैनल चेंज कर करके देखते रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँ इसमें। इससे एक और बात हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि श्रोताओं को भी तरह तरह के व्यंजन मिल जी, जाते जी, हैं, जी, जी। और उन्हें जो ज़्यादा पसंद है उससे ज़्यादा खाते हैं। वो उससे ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल। जी। हमने मंचीय प्रस्तुतियाँ आपकी देखी हैं षडंगी जी। तो आपकी जब मंचीय प्रस्तुति शुरू होती है तो किस गीत के साथ शुरू होती है? ये आपने बहुत अच्छा मेरे दिल की बात कह दी आपने, कि मैं मंच पे जब जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि राष्ट्रीय एकता के एक गीत हो, राष्ट्रीय माने अखंडता की बात हो, देवी दाई माने बहनों के ऊपर के सब एक समान है, जो आगू घर के दाई सुना है वो बात हो, और कुछ गौ हत्या के ऊपर भी कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ, बलि प्रथा पे भी। तो मेरी जो शुरुआत होती है वो हमारे जो बड़े गायक जो चले गए, हेमंत दा जी, मुकेश जी, और इनकी तो उनकी 2-2 लाइनें, मैं लता जी की 2-2 लाइनें गा के मैं मंच पे चढ़ता हूँ, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो। तो वो पूरा मैं आपको 1 मिनट में सुना रहा हूँ, छोटा छोटा। बिल्कुल जी। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही बस रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हाँ प्रेम की गंगा बहाते चलो। बस यही ऐलान मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान कहो ना, इंसान की औलाद हूँ, इंसान कहो ना। वाह वाह वाह, क्या बात है षडंगी जी, सचमुच कई जगह पे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात मुकेश जी को सुन रही हूँ। कुछ पंक्तियाँ एकदम बिल्कुल मुकेश जी की तरह हूबहू सुनाई दे रही थी, और एक से बढ़कर एक सद्भावना और भाईचारे से आपकी इस परिपूर्ण बात से गाने। मुझे एक बहुत बड़ी बात याद आ गई। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा उपहार जी मैं स्वर्गीय मुकेश जी को ही गाता रहा हूँ। और जब मैं नितिन मुकेश जी को गाना सिखा रहा था सबरी के नाम में, जी तो नितिन मुकेश तो फिर तो आप उनको देखेंगे तो देवता समान दिखते हैं। हम लोग मैंने उनको छूने में डर लगता है, इतने अच्छा। इतने गोरे, इतना, और उतना अच्छा व्यवहार, उतनी सादगी, उतनी सरलता, उतनी विनम्रता। तो जब मैं गाना उनको गा के बताने लगा तो उन्होंने कहा, उस दिलीप जी आपकी आवाज़ में हमारे पापा की खुशबू है। वाह, मैं क्या बात है। बहुत रोया उस दिन पकड़ के उनको। मैं बोला भैया, और इससे बड़ा उपहार मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मुकेश जी के गाने गाने की कोशिश करता हूँ, और कामयाब होता हूँ नहीं मालूम, लेकिन आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दे दिया। वाह वाह, क्या बात है। और जिस गायक को आप गाते हैं, जिनके गाने आप मंच पर गाते हैं, जिसे उनके पुत्र ने आपको अगर ऐसा कहा, तो ये सचमुच बहुत बड़ी उपाधि है और ताजीवन मतलब याद रखने वाली ये बात है। ऐसा ही एक और वाकया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप उर्दू ज़ुबान भी आपकी अच्छी है और संस्कृत भी आप बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में भले इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन एमए है। ये आप मतलब बीच बीच में आप ये हर बार ये कह रहे हैं, ये तो मुझे नहीं आता पर मैंने एमए किया है, ये मुझे नहीं आता बट मेरे पास ये डिग्री है। बता देना चाहिए ना, कल कोई इंग्लिश में अच्छे से बात करने लगे तो अपन भाई पास होना, मैं बताया ना पास होने का बड़ा मुझे सौभाग्य मिलता है, कहीं पास होता हूँ। तो उर्दू में पहले मुशायरों कवि सम्मेलन में कविताएं, आज आपको बताऊं बीच में कवि हो गया था, तो मैंने कविता भी लिखी थी कि तेरी वाणी सत्य हो गई, अपने ऊपर, तेरी वाणी सत्य हो गई ओ तुलसी कवि राय, हंस चुग दाना तुनका कौआ मोती खाए, अपने लिए, तान पलंग पर कंस सो रहे कृष्णा पात दबाए, कोयल देखे टुकुर टुकुर, पब्लिक को बोलता हूँ, कोयल देखे टुकुर टुकुर अपने आप को, और कौआ राग सुनाए, डूबन को न चुल्लू भयो मैं, उल्लू सभा सजाए, और घोड़े सुने गुपचुप बैठे जो कुछ गधा बताए मैं, नाचे नाच सपेरा अब तो नागन बीन बजाए, और सब कुछ उल्टन हुन लागो कहे सड़ंग कविराए। इसका कारण यही है कि भैया मैं देवी दाई की उपासना करता हूँ, शायद यही आशीर्वाद है कि मैं मोर, कोयल, कौआ और जितनी भी बातें आपको बोला उस होने के बाद भी आप लोग मुझे सुनते हैं। तो पहले कवि सम्मेलनों में जाता था, मुशायरों में जाता था, और मैं बताया ना खिचड़ी हो गया था, मैं गज़लें भी लिख लें, गज़ल में लिखा था जी। सुनिए सुना रहा हूँ राज़े गज़ल को मैं, बनती नहीं है गज़लें आंसू पिए बगैर, वाह वाह, एक पल भी कट रहा हो, एक पल भी कट रहा हो एक साल की तरह, और वर्षों उम्र हो गए एक पल जिए बगैर। तो ये जब गज़ल लिखा तो फिर मेरे को राजगांगपुरी जी, अबरार राजगांगपुरी जी, ये लोग बोले गज़लों मुशायरों में भी और कवि सम्मेलन बुलाने लगे। तो मैं राजगांगपुर में गज़ल और मुशायरे और कवि सम्मेलन के सामूहिक में उस समय अच्छे ये लिखता था मैं। कविता चौराहे से मेरी चलती थी, और उस चाय की दुकान, पान की दुकान, इस तरह निकट भविष्य में लगेंगे, ऐसे सरकारी पद होंगे, इस टाइप का मैं लिखता था। तो उससे पॉपुलर था तो वहाँ मुझे बुलाया गया था। तो राजगांगपुर में मैंने ये गज़ल पढ़ी, बहुत तारीफ़ हुई। अब जब तारीफ़ होती है तो कलाकार जानते हैं। तो फिर दूसरी बात, तो दूसरा मैंने कहा अश्कों के समंदर में गोता है ज़िंदगी, वाह, ऐसा मैंने कहा है, और ये वास्तविक अच्छा लाइन है। लेकिन पीछे से घायल फरीदी साहब थे, नाम में हो सकता है मैं कहीं कोई त्रुटि हो, तो एक बड़े शायर ने मुझे कहा नामाकुल बेवकूफ़, पहले उर्दू लिखना पढ़ना सीख, बाद में बोलना, ऐसा बोले। तो मैं मंच से चला आया और उन्हीं के जाके पैर के पास पैर को पकड़ के बैठ गया, रोने लगा। ये रात के लगभग 11:30 बज रहे थे, और 4 बजे तक मेरे आंसू निकलते रहे। तो 4 बजे जब मुशायरा ख़त्म होने लगा, मैं उनसे पूछा, मैं बताया ना सहनशीलता होनी चाहिए इंसान को, तभी मिलता है विनम्रता, सहनशीलता होनी चाहिए, आक्रोश नहीं होना चाहिए, क्रोधी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है।
तो मैं उनसे पूछा कि रो के ही पूछा, मैं बोला कि सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मेरी त्रुटि क्या है, मैं ताकि उसको सुधारूं। तो बोले अशकों के समंदर में होता है ज़िंदगी कि होती है ज़िंदगी। तो मैंने कहा गुस्ताखी माफ महोदय, मैं बोला मैंने अशकों के समंदर में गोता है ज़िंदगी, डुबकी का। तो मेरे गले लगा लिए, पकड़ लिए, बोले तो अभी तक नहीं बताया। तो मैं बोला नहीं, मेरे को लगा कि शायद आप मेरे सचमुच कोई त्रुटि होगी। तो उस दिन उन्होंने कहा बेटा तू बहुत आगे बढ़ेगा किसी फील्ड में, इतनी सहनशीलता, इतनी बात तूने बताया नहीं। तो फिर मैं उससे फ़ायदा मुझे यहाँ, मैं जैसे ही रायगढ़ आया, गौहर साहब करके थे हमारे, उनसे उर्दू लिखना पढ़ना सीखा, लिप पे टे से जिम से हे के डाल जा। आज भी अगर आप उर्दू लेने एक लाइन पढ़ने के लिए बोलें, भले 2 घंटे में एक लाइन को पढ़ूंगा धीरे धीरे, लेकिन पढ़ लेता हूँ। 2 घंटा लगेगा, मैंने बहुत स्लो है। लेकिन ज़ुबान जो है, उर्दू के जो अल्फाज हैं, जो है, ज़्वाद है, ज़ाल है, जे है, जिम है, तो इन सब का प्रयोग करने से लोगों में अट्रैक्शन बढ़ा और उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप कोई आपकी आलोचना करता है, आपको बोलता है, आप उस वक्त मत जवाब दीजिए, आप शांत रह के उसको, उनकी बातों को सुनिए और बाद में उनसे प्रश्न कीजिए। प्रश्न भी ऐसा कीजिए, विनम्रतापूर्वक कीजिए, तो आपको निश्चित सद्ज्ञान मिलेगा और वही सरस्वती माँ का स्वरूप होते हैं। वाह, क्या बात है। और इतनी रोचक बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, बस सुनते चले जाएं लग रहा है। पर अभी हम यहाँ जानना चाहेंगे आपकी पसंद की एक गज़ल, क्योंकि आप उर्दू भी सीख रहे हैं और आप गज़ल गायक भी रहे हैं। तो कौन सी गज़ल आपको बेहद पसंद है? देखिए, मैं जब गज़ल गाता था तो बड़ी कोशिश करता था, चुपके रात दिन रूपक में है, गाने की कोशिश करता था, लेकिन मैं कोई चीज़ झूठ नहीं बोलता, आज भी वो गाने गा नहीं पाऊँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता था गुलाम अली साहब की गज़ल, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दिलीप जी, आप रायगढ़ की माटी से जुड़े हैं, आपके सफ़र की शुरुआत रायगढ़ शहर से हुई है। तो रायगढ़ शहर को आप अपने दिल में किस तरीके से लेकर पूरे देश विदेश में जाते हैं, और रायगढ़ के कलाकारों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रायगढ़ तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए जैसे अपनी माँ को हम याद करते हैं हर पल हर क्षण, क्योंकि माँ से श्रेष्ठ कोई नहीं होता। तो जब भी अपन कहीं जाते हैं तो माता पिता सदृश याद करते हैं, और रायगढ़ ही ने ही मुझे सब कुछ दिया है। और रायगढ़ के कलाकारों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया कि उनकी वजह से मैं इस जगह पर हूँ। हमारे रायगढ़ से बहुत सारे कलाकार हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा। राकेश शर्मा जी हैं, नितिन दुबे जी बहुत नाम कमा रहा है, विजय सिंह जी हैं, आपके देवेश शर्मा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, और के दीपक आचार्य जी हैं, विजय शर्मा जी हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और ये कलाकार लोग कहीं ना कहीं मुझसे भी ज़्यादा आगे हैं। और जब वो लोग सम्मान करते हैं तो फिर मेरा और उत्साह बढ़ जाता है, और उनके सम्मान से मुझे लगता है कि मैं और कर सकता हूँ, जबकि उनको ये बात नहीं मालूम कि मैं उनसे कम जानता हूँ। तो मेरे को फ़ायदा होता है उससे। बहुत सारे कलाकार मैं नाम नहीं, जैसे दुलामणि देवांगन जी का नाम लिया, अमित प्रधान जिसने आमा पान के पत्री लिखा है जी। अमित प्रधान जी, तो इन सब कलाकारों का सहयोग, ये एक राम श्रीवास जी, एक बेनी प्रसाद जी, और किसी का नाम मैं भूल भी रहा हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा चाह, भवानी गुरु जी हैं, इन सब से तन्मय दास गुप्ता जी हैं, जिनका अतुल श्रीवास्तव मैंने बताया स्वर्गीय हो गए। तो ऐसे सब कलाकारों के साथ रह के मुझे उनसे कुछ ना कुछ मैं धीरे से चुरा लेता था और उनको पता नहीं लगता था, और चोरी पॉकेट से नहीं करता था, मैं उनके दिल से चुराता था। वाह। और ऐसी चोरी तो बड़ी प्यारी होती है। जी जी जी। षडंगी जी, आप प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो इस नाते जो हमारे कलाकार हैं, कलाकार का जो एक पूरा ग्रुप है, समूह है, उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद है आपसे। आप मान सकते हैं बात को कि आपसे एक उम्मीद ये रखते हैं कि अब शायद कलाकारों को आगे बढ़ने का कुछ और अवसर मिलेगा, क्योंकि हमसे जुड़े लोग आज प्रकोष्ठ, जैसे आप अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। तो आप उनकी उम्मीदों पर किस तरीके से खरे उतर पा रहे हैं, या क्या कर पा रहे हैं, क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कोशिश की जा सकती है, और मेरी कोशिश है, मैं ये पद को ज्वाइन भी इसीलिए किया कि मैं कलाकारों के लिए कुछ कर सकूं, और मेरा जितना प्रयास है मैं कर रहा हूं। बाकी तो हमारे कलाकार ही बताएंगे, क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको मैंने क्या किया है। हो सकता है हमारे कलाकार
ये बोलें कि दिलीप षडंगी ने कुछ नहीं किया, हो सकता है हमारे कलाकार ये बोले दिलीप षडंगी ने बहुत कुछ किया, हो सकता है हमारे कलाकार बोले दिलीप षडंगी ने कुछ किया। तो ये तो हमारे जो कलाकार भाई हैं, और हालांकि मैंने अनुदान के लिए कोशिश की, और मेरी कोशिश है कलाकारों जैसे उनके लिए घर की व्यवस्था हो, जो बहुत गरीब कलाकार हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की व्यवस्था हो। आपने देखा होगा, अगर मैं एक कलाकार का नाम भूल गया, शिव नायक, आप देखे होंगे बीच में वायरल हुआ था, अपनी छाती में उसने दिलीप षडंगी देवाय नमः लिखवा लिया है। बिल्कुल, हाँ। तो अब ऐसे भी कलाकार हैं जो अब कल्पना कर सकते हैं, मेरी आत्मा रोती है कि जब आदमी इस प्रकार का दर्जा देता है, तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए दिल से कुछ करूं, और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूं। ये कोशिश हम तो चाहेंगे कि सफल हो, ताकि सभी कलाकारों की जो उम्मीद है आपसे वो पूरी हो सके। दिलीप जी, हम ये बात कहीं ना कहीं हम सभी ये समझ सकते हैं कि कलाकार को पूरा समर्पित होना पड़ता है कला के प्रति, और समर्पण की भावना कहीं ना कहीं और मोटिवेट होती है और आगे बढ़ती है जब हमारी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जब कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस होती हैं, असंतुलित होती हैं या पूरी नहीं हो पाती, तो समर्पण का भाव कहीं ना कहीं कुछ कम होने लगता है। और सीधे सीधे मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी पारितोषिक के बारे में, कि बहुत से कलाकार ऐसे हैं कि उनको उनके काम का पारितोषिक मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। कई कलाकार ऐसे हैं जो समर्पित तो बहुत हैं, किंतु आर्थिक रूप से वो मतलब स्थान नहीं मिल पाता, वो जगह नहीं मिल पाती है, वो उनकी जो भी पारितोषिक है वो नहीं मिल पाता। तो इस बारे में आप कुछ? देखिए, हमने बीच में अपने संचालक कमिश्नर जो होते हैं अपने संस्कृति विभाग से, उनके साथ बैठक की थी, और हमने चर्चा के दौरान इस बात को भी तय कर दिया था कि जो भी कलाकार हैं वहाँ से रजिस्टर्ड होंगे, चिन्हारी जिसको बोले चिन्हारी, चिन्हित कलाकार होंगे, उनको सालाना कम से कम 12 कार्यक्रम हो जाए। तो 12 कार्यक्रम में भी अगर सालाना हो जाते हैं तो कम से कम राशन पानी का इजीली, बाकी तो दूसरे कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ऐसा नियम बना है, और देखिए उस पर कितना कलाकार लोग अमल करते हैं। और उसके साथ साथ कलाकारों का भी दायित्व होना चाहिए कि उनको मेहनत भी करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ खूब मेहनत करें, और इस बात को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि संस्कृति विभाग में अपने नाम रजिस्टर्ड कराएं, चिन्हित चिन्हारी में, ऑनलाइन चिन्हारी होता है ये, और चिन्हित करें। और चिन्हारी कलाकारों को आने वाले भविष्य में ये नियम बन गया है कि 12 कार्यक्रम सालाना देने ही पड़ेंगे, और जिसका ज़्यादा डिमांड होगा ज़्यादा, लेकिन कम से कम 12 कार्यक्रम उनके होंगे। दिलीप जी, हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे सभी कलाकारों के लिए जो आपको दिल से सुनते हैं, उनके लिए आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? रटा घिसा डायलॉग है, मैं बोलता हूँ, विनम्रता हो, सरलता हो, सादगी हो, सच्चाई हो दिल में। कोई कितना भी झूठा बोले, कोई कितना भी इल्ज़ाम लगाए, आप अपने पर कायम रहे, डगमगाए नहीं। और आपको एक बात, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, बचपन से आप पढ़ते आते हैं स्कूलों में, और अपने मार्कशीट पे प्रश्न जब परीक्षा देते हैं तो प्रश्न में लिखा होता है सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, कोई 5 प्रश्न के हल कीजिए। तो आप कौन सा प्रश्न हल करते हैं? जो सबसे सरल होता है। तो वैसे ही 5 कलाकार बराबर हैं, एक दिलीप षडंगी, एक विवेक दीपक आचार्य, एक विजय शर्मा, एक फलाना, एक विजय से 5 हैं। तो वैसे ही हम लोगों के परीक्षा में होते हैं, और वो लोग उसमें जो सरल होता है उसको उठा लेते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जी एटीट्यूड ना रखें, क्रोध से बचें, और जितना सरल हो सके बड़ों का सम्मान करें, और जो आप किसी की नकल करते हैं तो उसको भी सम्मान दें, और अपने अग्रज कलाकार को ना भूलें, अपने माता पिता को ना भूलें। अब तो इन सब बातों के साथ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि विनम्रता ही सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ा राह है। अच्छा, आपको विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, आपने बहुत अनमोल समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं को एक से बढ़कर एक अपने जीवन की रोचक बातें बताई, और इतना अच्छा संदेश, विनम्रता का संदेश आपने हमारे सभी कलाकारों और हमारे रायगढ़ शहर के वासियों को दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।